औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के जिस लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी कि ऑटोप्सी। बेसिकली इसको हम मेडिकल टर्म में ऑटोप्सी के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी हम इसे कहते हैं। जब भी कोई डेड बॉडी रिसीव होती है तो उसको साइंटिफिकली एग्जामिन किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द गिल्टी टू डिटर्मिन के डेड बॉडी की जो डेथ हुई है उसकी वजह क्या है, खा वो होमिसाइडल है, सुसाइडल है या उसका एग्जैक्ट सर्कमस्टांसिस क्या है, जो एक्यूज है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। तो ओवरऑल डिटर्मिन कि जो मर्डर हुआ है या अगर वो डेथ हुई है तो वो किस वजह से हुई है और क्या वाकई ही कोई उसका एक्यूज है या फिर वो सुसाइड है या उसके सर्कमस्टांसिस क्या है। टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ द गिल्टी हम बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी करते हैं जिसको हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहते हैं। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने के लिए हमें स्टेट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वो एक डेड बॉडी की है, तो ऑब्वियसली स्टेट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम इस बात पे एग्री करते हैं कि हम सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे अगर हमें स्टेट परमिट कर दे टू परफॉर्म पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी कि ऑटोप्सी। फर्दरमोर अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो कि मेडिकल ऑफिसर कंडक्ट करता है ऑफ द डेड बॉडी। जब उसके पास कोई डेड बॉडी रिसीव होती है तो उस डेड बॉडी की जो एग्जामिनेशन की जाती है उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन और द बॉडी। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोस्टमार्टम इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेड ह्यूमन बॉडी बाय सर्जन टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ यानी कि वजह मरने की पता लगाने के लिए जो एग्जामिनेशन करता है, जो हमारे पास मेडिकल ऑफिसर जो सर्जन है वो जो एग्जामिनेशन करेगा टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द डेथ उसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी कि ऑटोप्सी। फर्दरमोर अगर हम बात करें कि व्हेन कंडक्टेड कि इसको कंडक्ट कब किया जाता है, किन केसेस ऑफ डेथ में ऑटोप्सी को कंडक्ट किया जाता है या पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ। तो उन केसेस में हमारे पास होमिसाइडल केसेस, अगर कोई किसी का कत्ल वगैरह का कोई मर्डर का केस आ गया है तो उसके अंदर हम डिमांड करते हैं कि ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम किया जाए और हमें पता लगे कि उसकी एक्चुअल वजह क्या है, क्या सिनारियो से, क्या सर्कमस्टेंसेस है, बॉडी की क्या कंडीशन है, कि उसका मर्डर किस वेपन से किस तरीके से किया गया है। फर्दरमोर सुसाइडल केसेस में कि सुसाइड वाकई ये सुसाइड है या ये प्लान मर्डर है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, क्या वो मरा है तो जो दिखा रहे हैं कि हार्ट अटैक से मरा है या किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी भी तरीके से फॉर एग्जांपल कि उसने खुद फांसी का फंदा लगा लिया या उसने पॉइजन किया खुद को, क्या वो वाकई उसने खुद को पॉइजन किया, खुद को फांसी के फंदे पे लटकाया या किसी और के पीछे साजिश है। तो फॉर एग्जांपल सुसाइडल केसेस में भी हम डिटरमिन करने के लिए कि एक्चुअल सुसाइड है या प्लान मर्डर है, कॉन्स्पिरेसी है, उसको डिटरमिन करने के लिए हम पोस्टमार्टम की डिमांड कर लेते हैं। फर्दरमोर एक्सीडेंटल केसेस में क्या होता है कि जैसे केसेस हैं हमारे पास कि फॉर एग्जांपल कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया या इस तरह का कोई वाक़या हो गया या फिर कोई भी इस तरह का सिनारियो हो जाता है कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि डोर से गला कट जाता है, ये इस तरह की कोई भी चीज़ें एक्सीडेंटल सिनारियोज हो जाते हैं। तो उन एक्सीडेंटल सिनारियोज में कि वाकई जो डिटर्मिन कि ये एक्सीडेंटल था या फिर ये प्लान था, उसको डिटर्मिन करने के लिए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी कि ऑटोप्सी कंडक्ट की जा सकती है। फर्दरमोर सस्पिशियस डेथ्स, जैसे अगर कोई भी डेड बॉडी रिसीव हुई है और उसके अंदर कोई सस्पिशन है कि भाई ये जो डेड बॉडी है जैसे दिख रही है, जैसे हालात में पाई गई है, उसकी जैसे क्लोथिंग है, उसका जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे पोजीशन है वो पाई गई है, वो एक सस्पिशियस चीज़ को शो कर रही है। तो उस सस्पिशन को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि एक्चुअल इसके पीछे जो है वो सारी हिस्ट्री, उसकी स्टोरी क्या है, टू डिटरमिन दैट, तो हम ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हेन रिपोर्टेड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है उसके लिए बॉडी कब भेजी जाती है या उसका सारा सिनेरियो क्या होता है। जब भी कोई भी डेड बॉडी रिसीव होती है और पुलिस ऑफिसर के पास या पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो जो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे अंडर द सेक्शन 174 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान, तो उसके अंदर वो क्या करता है कि सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा कि डेड बॉडी रिसीव हुई है, वो FIR को लॉन्च करेगा, FIR डालेगा, अपने रजिस्टर के अंदर एंटर करेगा कि ये डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, इस डेट को हुई, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया, वो प्रॉपर एक FIR लॉन्च करेगा।
ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो बॉडी को भेज देगा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, सेंड्स द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। फर्दरमोर अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या क्या रिक्वायर्ड है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्ट कर सकता है जो कि एक्सपीरियंस है, ऑथराइज्ड है, जिसके पास पैथोलॉजी यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन में एक्सपीरियंस भी है। वो इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस और स्पेशल ट्रेनिंग है वही सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकता है, ताकि इसके अंदर कोई भी गलती कोताही ना हो और एग्जैक्ट डिटेल्स सामने आ सके। सेकेंडली, ये कंप्लीट होनी चाहिए, मेटिकुलस होनी चाहिए, यानी कि इसकी ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो मेंशन होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या सामने आया। ईच एंड एवरी डिटेल आपको सामने रखनी, कंप्लीटली तौर पर इसको एग्जामिन करके आगे जो है वो रिपोर्ट को सबमिट करना है। उसके बाद अगर हम तीसरा इसका एसेंशियल की बात करें तो ये रिटन होनी चाहिए। इसके जितने भी एसेंशियल्स हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्म में प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए, रिटन रिकॉर्ड्स होने चाहिए, स्केचेस, रेलेवेंट फोटोग्राफ्स, रेडियोग्राफ्स, एवरीथिंग विच रिप्रेजेंट जो कि हम रिसीव कर सकते हैं एज अ एविडेंस, तो उसको हमें आगे रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा, जिसके अंदर फोटोग्राफ्स, रेडियोग्राफ्स और स्केचेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी, रिटन रिकॉर्ड्स हो जाएंगे सारे हमारे पास। चौथी चीज़ ये कि ये जो है कम्प्लीटली ऑल एविडेंशरी मटेरियल जो भी रिकवर होंगे, जितने भी एविडेंशरी मटेरियल हमारे पास रिकवर होंगे उन सबको हम कम्प्लीटली प्रिजर्व करेंगे, ताकि हम उसे कंप्लीट प्रिजर्व फॉर्म में आगे पहुँचा सकें। इसके अंदर कोई भी जो है वो हेरा फेरी ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी भी चीज़ के ट्रेसेस वगैरह देने हैं तो उसको भी हम प्लास्टिक बैग्स और इस तरह की चीज़ों में प्रिजर्व करके रखेंगे और हम आगे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे वेपन्स वगैरह हैं, ताकि कंप्लीट जो है वो एक मतलब क्लियर चीज़ सामने आ सके और उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो या कोई भी फैब्रिकेशन ना हो। इसीलिए हम जो भी हमें एविडेंस जो है वो रिकवर होगा उसको हम कम्प्लीटली प्रिजर्व करेंगे और कम्प्लीटली प्रिजर्व फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र करेंगे। फर्दरमोर अगर हम बात करें तो इसको ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होना चाहिए, यानी कि जो भी बात आप लिख रहे हैं, जो भी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का नतीजा आप निकाल रहे हैं वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फैक्ट्स पर बेस करना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी वही बात की डिस्क्रिपेंसी या फिर फैब्रिकेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कल को ये कोर्ट में जब प्रेजेंट की जाएगी तो इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपका भी ऑरल एविडेंस लिया जा सकता है, आपकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है, प्रॉपर स्क्रूटनी होगी। तो इट मीन्स कि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल बेस्ड होनी चाहिए मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है। फर्दरमोर अगर हम कंप्लीटली इसका एक ओवरव्यू देख लें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का, तो ये कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास पैथोलॉजी यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर एक्सपीरियंस और स्पेशल ट्रेनिंग होगी वो परफॉर्म करेगा। जितने भी हमारे पास एविडेंस जो है वो रिसीव होंगे हम उनको प्रिजर्व करेंगे और एविडेंशरी वैल्यू को हम मद्देनजर रखते हुए उसको प्रिजर्वेंस का ख्याल रखें और आगे ट्रांसफर करेंगे। जितने भी हमारे पास एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट निकले हैं, जैसे फोटोग्राफ्स, रेडियोग्राफ्स, स्केचेस, एवरीथिंग जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम रिटन रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे और आगे ट्रांसफर करेंगे। मेटिकुलस और कंप्लीट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होना चाहिए कि इसमें किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। फर्दरमोर अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑब्जेक्ट्स यानी कि किस पर्पसेस के लिए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल और द डेड बॉडी, उसको डिटर्मिन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन है, कहाँ से है, इस ओवरऑल हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, सारा डाटा डिटर्मिन करने के लिए हम उसको जो है वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। इसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, उसके अंदर हमारे पास वो किस कास्ट से है, उसका वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज क्या है, अदर वो यंग है, एडल्ट है, चाइल्ड है या फिर वो ओल्ड एज से बिलोंग करता है, उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, फीचर्स क्या है, वो किस इलाके से बिलोंग करता है, उसके हेयर कैसे हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं, उसके डिफॉर्मिटीज़, उसके अंदर स्कार्स हैं अगर कोई, तो कोई टैटू मार्क्स हैं, कोई ऑक्यूपेशनल मार्क्स, कोई ट्रेडिंग मार्क्स, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लेबर है तो उसके पता लग जाता है कि अच्छा हाथ वगैरह देखे, या ओवरऑल कोई भी मार्क्स ऑक्यूपेशनल मार्क्स के हैं या नहीं हैं, उसके क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट्स कैसे हैं, ओवरऑल हर चीज़ का हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं टू डिटर्मिन और टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडी की डेड बॉडी एक्चुअल दैट पर्सन फ्रॉम वेयर ही बिलोंग और फ्रॉम वेयर दैट वन बिलोंग, और उसका सारा जो है वो स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं।
पहला ऑब्जेक्ट ही हो गया। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कॉज ऑफ डेथ डिटर्मिन करने के लिए, कॉज ऑफ डेथ को डिटर्मिन हम कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल जो उसकी अपीयरेंस, जब वो डेड बॉडी मिली तो उसकी अपीयरेंस क्या थी, उसकी क्लॉथिंग कैसे है, उसकी पोजीशन क्या थी, ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसके ऊपर क्या कोई स्कार्स थे, कोई स्टैब का निशान था, कोई नाइफ का निशान था, कोई किसी चीज़ का उसके ऊपर निशान था, उसके इधर उधर कोई वॉमिट वगैरह इस तरह का कोई स्टफ मिला, या ओवरऑल उसकी क्या उसकी पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, कोई वेपन यूज़ किया गया, वेपन यूज़ किया गया तो किस तरह का वेपन यूज़ किया गया, और अगर वेपन भी नहीं यूज़ किया गया तो एक्चुअली उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है, टू डिटर्मिन दैट उसके हम अपीयरेंस को ओवरऑल पर्टिकुलरली हम उसको देखेंगे, उसके ऊपर एग्जामिन करेंगे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओवरऑल सारी ऑब्जर्वेशंस के साथ हम उसको उसके अंदर इनरोल करेंगे। एक और डिटर्मिन करना जो चीज़ है वो उसकी कॉज ऑफ डेथ है कि उसकी मरने की वजह क्या थी। तीसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम जाएं तो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ, किस चीज़ से उसको मारा गया है या वो मरा है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइजनड है, उसने खुद जहर लिया, किसी और ने जहर दिया, कोई वेपन यूज है, किस किस्म का वेपन यूज है, शार्प एज है, कोई स्टैब किया गया, वुडन से स्टैब किया गया, किस चीज़ से स्टैब किया गया है, उसके कॉज ऑफ डेथ क्या, उसका ऑब्जेक्ट ऑफ डेथ क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पॉइजन किया भी गया है तो खा उसको कोई मेडिसिन से पॉइजन किया गया है, या उसको किसी पेन से इंजेक्ट किया गया है, या उसको किस तरीके से उसको पॉइजन, उसका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ, ऑब्जेक्ट ऑफ मर्डर क्या है, या ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक जिस चीज़ से, जिस वेपन से, जिस चीज़ से भी उसको हार्म किया गया, उसकी डेथ अकर हुई, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसको डिटर्मिन किया जाता है। चौथी चीज़ अगर हम टाइम सिंस डेथ क्या है, ये चीज़ फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको मरे हुए कितना वक्त हो गया, ताकि हम डिटर्मिन कर सकें अच्छा इसको मरे हुए इतना वक्त हो गया तो उस वक्त में क्या सर्कमस्टांसेस है। तो वो जो टाइम सिंस डेथ है वो हम उसकी बॉडी टेम्परेचर से, या उसके जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हैं, या जो उसकी स्टिफनिंग है मसल्स की, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको मरे हुए कितना टाइम हो चुका होगा, ताकि वो हमें आगे फर्दर उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसकी सर्कमस्टांसेस के आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकें। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ स्केलेटल रिमेन क्या है, कि मतलब जो चीज़ हमारे पास, जो मवाद हमारे पास मौजूद है, जो स्केलेटल रिमेन है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी मसल या कोई भी ब्लड सैंपल है या कोई भी चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिन करेंगे कि बेहतर ये ह्यूमन का है या ह्यूमन का नहीं है। अगर ये ह्यूमन का है तो उसके ऊपर हम प्रेसिपिटेंट टेस्ट करेंगे, जो डिटर्मिन, जो कि ब्लड मसल्स इस तरह की चीज़ों पर होता है, जो डिटर्मिन द एक्चुअल के मतलब ये बॉडी किसी ह्यूमन के, जो आइडेंटिफाई बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस के लिए हम वो टेस्ट करेंगे, प्रेसिपिटेंट टेस्ट, जिससे हम डिटर्मिन कर सकें उस बॉडी को, उस सैंपल को, कि वाकई ये ह्यूमन का है या नहीं है, अगर है तो आगे फर्दर आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जो है छठी बात हम कहेंगे कॉस्मेटिक अपीयरेंस। जब एक बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, इन सारे पर्पजेस के लिए, उसको खोल के रखते हैं, उसकी मतलब जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो हम कम्प्लीटली करते हैं, सारी कैविटीज, सारे हम ऑर्गन्स चेक करते हैं ताकि ईच एंड एवरीथिंग की एक्सप्लेनेशन दे सकें। हाँ, तो उसके बाद जब वो बॉडी एक प्रॉपर खुल चुकी है, उसका सारा मतलब हम उसको वैसे तो नहीं दे सकते ना, उसके घर वालों को, उसके वारसान को हम वैसे तो नहीं वो बॉडी दे सकते, तो इसीलिए उसकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो है वो की जाती है। या फॉर एग्जांपल अगर एक डीकम्पोज बॉडी हमें रिसीव होती है, रिसीविंग में ही वो डीकम्पोज है, उसके टुकड़े हुए हैं, वो ख़राब हो चुकी है, वो गल चुकी है, वो सड़ चुकी है, तो उसको हमें कॉस्मेटिक अपीयरेंस देते हैं, ताकि जो उसके रिसीव करने वाले लोग हैं, जो उसके वर्सा हैं, उनको कोई ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े उसको बुरी हालत में देखकर। तो इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि जो डीकम्पोज बॉडीज़ होती हैं या जो बुरी हालात में होती हैं, उनको हमें कॉस्मेटिक अपीयरेंस दे के थोड़ा सा लेके लाइक दिखाएं, ताकि उनके वर्सा को इस कदर ज़्यादा तकलीफ ना हो, उनका एक थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट हो सके। फर्दरमोर अगर हम बात करें रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिटन ऑथराइजेशन होनी चाहिए कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से। जब आपको कंसर्न अथॉरिटी ऑथराइज करेगी टू कंडक्ट द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, आपसे तभी कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली रीडिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, के जब आप कंडक्ट करने लगेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो उसका एक रूल ये भी है कि आप सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट को कम्प्लीटली थोरोली रीड करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि जब वो बॉडी मिली थी तो उसकी अपीयरेंस क्या थी, वो किस सिचुएशन में थी, उसकी पोजीशन क्या थी जब वो फर्स्टली डिस्कवर की गई थी। तो ओवरऑल कॉज ऑफ डेथ के बारे में आप थोड़ा सा असर्टेन कर सकेंगे कि जो वहाँ पर कॉज ऑफ डेथ असर्टेन की गई थी वो क्या थी, उसकी अपीयरेंस क्या थी, उसकी पोजीशन क्या थी, वो किन सर्कमस्टांसेस में मिली। ओवरऑल सब चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा कि फर्दर जो करंट असर्टेनमेंट ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ थी वो क्या थी। तो उसके ऊपर आप आसानी से फिर आगे फर्दर जो है वो एग्जामिन कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास एक चीज़ के बारे में आपको पता लग गया, अच्छा उसका स्ट्रक्चर ये था जब वो मिली, उसकी पोजीशन ये थी, उसकी क्लॉथिंग ऐसे थी,
उसका सर्कमस्टांस ऐसे था, उसके पास कोई वॉमिट के निशान तो नहीं थे, क्या उसके पास कोई वेपन पड़ा था, क्या उसके क्या सर्कमस्टांसेस। जब आप पुलिस रिपोर्ट को रीड करेंगे, जब आप ये रीड करेंगे तो आपको सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में पता लग जाएगा और फिर आपकी एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने उससे बायस नहीं होना है, आपने किसी की ओपिनियन से बायस नहीं होना है, आपने एग्जामिन करना है। वो आपके सामने अगर तो वो उसके साथ रिजाम्बल करते हैं तो ठीक है, आप उसको राइट डाउन कर दोगे, लेकिन अगर रिजाम्बलेंस नहीं होती है और आपका जो वो फेक है, वो फोर्स्ड है, वो अपीयरेंस जो थी वो सिर्फ बनाई गई थी दिखाने के लिए, और जो आपको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से डिटेल्स पता लगती हैं वो डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट ही स्टेट करोगे, क्योंकि हो सकता है किसी ने वो प्लान किया, कॉन्स्पिरेट करके उसको वैसे स्ट्रक्चर में, वैसी पोजीशन में और वैसे सर्कमस्टेंसेस में रखा हो ताकि वो गुमराह कर सके। तो उस गुमराही से बचने के लिए आपने किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपने अपनी ओपिनियन को बाइस नहीं करना है, आपने अपनी ओपिनियन वही बनानी है, आपने अपनी एग्जामिनेशन उसी तरीके से करनी है जैसे आपको वाक़यात नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको स्टोरी एग्जामिनेशन से मिल रही है, वैसे ही आपने उसको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड रूल जो है वो ये है कि कंडक्ट इन डे लाइट। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जब भी की जाएगी डे लाइट में की जाएगी, उसके लिए आर्टिफिशियल लाइट का मतलब आर्टिफिशियल लाइट में कंडक्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि डे लाइट में जो आपके सामने चीज़ें आती हैं, जो क्लैरिटी मिलती है वो उतनी आर्टिफिशियल लाइट में नहीं मिलती। फर्दरमोर नो अननेसेसरी डिले, क्या अननेसेसरी डिले नहीं होगा, डेड बॉडी भेजेगी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की जाए और उसको वापस से डिलीवर किया जाए, ताकि पहली बात कि वो अपने वर्षा को दी जा सके, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर कोई भी फर्दर डिकम्पोजिशन ना हो सके, कि फर्दर उसके अंदर कोई भी फॉल्ट ना आ सके। आप कंप्लीटली आपको एज सुन एज पॉसिबल उसको एग्जामिन करें और उसकी डिटेल्स दे दें। फर्दर और पांचवी बात ये आ गई, उसका पांचवा रूल क्या है कि नॉन प्रेजेंस ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन, के जो unauthorized person जिसके पास अथॉरिटी नहीं है टू बी प्रेजेंट एट द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, टू लुक एट इट, टू डिटर्मिन इट, टू ओवरऑल इन्फ्लुएंस इट, तो उसकी प्रेजेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड पर्सन कोई भी वहाँ मौजूद ना हो, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जिस पर अथॉरिटी है, जिसके पास रिटन ऑथराइजेशन है, वही पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा। छठा रूल क्या है, थोरो एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन की कंप्लीटली आप उसको एग्जामिन करेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी डिटेल, ओवरऑल सारी कैविटीज, सारे ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रीजन और द कॉज ऑफ द डेथ एक जगह पे एक ऑर्गन में कैविटी में मिल गई है, उसके बावजूद आप उसको सारे को ओवरऑल एग्जामिन करोगे, आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वो सिर्फ एक कॉज ऑफ डेथ हो, वहाँ पे मोर देन वन कॉज ऑफ डेथ हो, मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ हो, तो वो आपको पता लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा और कंप्लीट एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। सातवां रूल है आइडेंटिटी ऑफ द एक डिजीज़। आप उसको डिटर्मिन करेंगे कि वैसे जो इंसान वफात पा चुका है, जो मर चुका है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके लिए आपका मतलब सातवां रूल आपका ये है कि आपने उसको आइडेंटिफाई भी करना है। आठवां रूल आपका क्या कहते हैं, इन केस ऑफ सस्पेक्टेड डेथ, अगर कोई सस्पेक्टेड डेथ हो गया है तो आप डिटर्मिन करेंगे कि उसकी डेथ की वजह क्या है, वो किस तरह की सॉइल पे पाया गया, उसकी बॉडी पे ट्रेसेस कैसे हैं, क्या वो वहीं पे उसका मर्डर हुआ या उसकी वहीं पे डेथ हुई है या उसकी कहीं और डेथ हुई है, उसको वहाँ ला के डाला गया है, उसके कपड़ों की हालत क्या है, उसके ऊपर कोई स्टैब है, कोई नाइफ का है, कोई बुलेट का वो तो नहीं है, होल तो नहीं है, उसके ऊपर क्या सारे सर्कमस्टेंसेस क्या, उसके जो अपीयरेंस है वो क्या कह रही है। सस्पेक्टेड डेथ में आप उसको ओवरऑल एग्जामिन करेंगे कि उसकी जाए वकूआ को एग्जामिन करेंगे कि जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली वहाँ पे क्या क्या हालात हैं, क्या हालात और वाक़यात हैं। उसके बाद हम बात करें तो आप नंबर रूल क्या कहते हैं, इन केस ऑफ पॉइजनिंग के अंदर आप देखेंगे क्या उसके आसपास वॉमिट के जो है वो वॉमिट के ट्रेसेस तो नहीं पाए गए हैं, अगर पाए गए हैं तो क्या वाकई पॉइजनिंग जो है उसने खुद नहीं ली है, किसी और ने उसको थ्रू किसी ड्रिंक के किसी और चीज़ के थ्रू दिया है, कोई पिन इंसर्ट किया है उसके अंदर, या उसको पॉइजन किया गया तो किस तरीके से उसको पॉइजन किया गया, क्या उसके टच से, क्या उसके कुछ खाने से, या किस तरीके से उसके जब जो पॉइजनिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। उसके अलावा कोई वॉमिट ट्रेसेस हैं तो वो किस टाइम के हैं, किस जगह पर हैं, किस लिहाज से हैं, क्या वो वहीं पे अगर हुआ या कहीं और हुआ, ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस आप डिटर्मिन करेंगे। 10वां रूल इसका कहता है कि प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब आप एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो आप साइड बाय साइड उसके पार्ट्स को प्रोटेक्ट भी करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप उसके मतलब आगे फर्दर कांटेक्ट ना हो सके, फर्दर ट्रेसेस कहीं ना जा सकें, तो उसको आप प्लास्टिक बैग में मॉर्चरी में जब आप भेजेंगे तो उसको आप प्लास्टिक बैग में आप उसको सेव करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ताकि उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो सकें, फर्दर डिकम्पोज ना हो। फर्दर मोर अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स, आप प्रॉपर उसके क्लोथ्स को एग्जामिन करेंगे। वही बात कि आप देखेंगे क्या उसके क्लोथ्स के ऊपर अगर नाइफ का निशान है तो कोई कट तो नहीं है, अगर कोई बुलेट का निशान है तो कोई होल तो नहीं है, अगर कोई और
वो स्टैब है तो कोई ब्लड स्टेन्स हैं, कोई ओवरऑल क्या सिनेरियो क्या, तो आप उसके जो है वो क्लॉथ्स को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। फर्दरमोर आप फोटोग्राफिक एविडेंस लेंगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स लेने चाहिए, क्योंकि जब हमने रिटन रिकॉर्ड देना है तो उसके अंदर हमने स्केचेस, फोटोग्राफ्स, रेडियोग्राफ्स, एवरीथिंग हमने ट्रांसफर करनी है, आगे पहुँचानी है, कोर्ट में ऐसे एविडेंस प्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए फोटोग्राफिक एविडेंस आप साथ साथ इकट्ठे करेंगे। अगर आपको किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में कोई भी चीज़ आपको दिख रही है कि दिस इज द कॉज ऑफ डेथ, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेथ, दिस इज द पर्पस, लाइक दिस इज एवरीथिंग, लाइक जो जो उससे कनेक्टेड है आप उसको फोटोग्राफिक एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकोगे इफ इट इज पॉसिबल। अब उसके बाद क्या है कि आप 13वां रूल कहता है कि आप एक्सेस टू द पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होंगे या पुलिस होगी उसको उस प्लेस की, उस जगह की जहाँ पे डेड बॉडी रिसीव हुई है वहाँ की एक्सेस दी जाएगी, ताकि वो वहाँ पे जाके ओवरऑल वहाँ की चीज़ों का जायज़ा ले सकें, मुआयना कर सकें कि क्या यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंसर्न है उस डेड बॉडी से या जिसका लिंक है उस डेड बॉडी से, जिससे कोई नया प्रूफ, कोई नया एविडेंस सामने आ सके। 14वां रूल कहता है सैंपल्स, आप जितने भी सैंपल्स हैं जैसे ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स, वो सारे लेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके थ्रू आप पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, ओवरऑल सारे हर चीज़ को जो है वो आप एग्जामिन करेंगे। 15वां कहते हैं कि डिटेल्ड एंट्रीज के, जब आप वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप हर चीज़ को डिटेल में एंटर करेंगे। डिटेल में एंट्री का क्या वजह है कि जब आपको कोर्ट में प्रेजेंट किया, आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे वो रिपोर्ट, तो आपको भी बुलाया जा सकता है ऑरल एविडेंस के लिए, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है, उस रिपोर्ट की स्क्रूटनी और क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो सारी चीज़ें डिटेल्ड में और टाइम बाय टाइम के एट द स्पॉट आप एंटर करें, ताकि कोई भी चीज़ फैब्रिकेटेड और कोई किसी भी चीज़ में डिस्क्रिपेंसी ना हो। तो इसीलिए आप डिटेल में और एट द टाइम आप उन सारी डिटेल्स को एंटर करेंगे, ताकि कोर्ट में जब प्रेजेंट हो तो कोई भी उसकी स्क्रूटनी में या कोई भी उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ड्रॉबैक, कोई फॉल्ट सामने ना आए, और वो एक कंप्लीट क्लियर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जो कि हेल्पफुल हो एज अ सब्सटैंशियल या फिर कोरोबोरेटिव। बेसिकली दिस इज लाइक फॉर द कोरोबोरेशन ऑफ द सब्सटैंटिव और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो वो एक प्रॉपर अपनी जो एविडेंस की तरह जो सामने आई है वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सके, कोरोबोरेट करे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को, और गिल्टी पर्सन का पता बताए और एक्यूज का बताए कि वैसे वो गिल्टी है भी है, वो इनोसेंट है। तो ओवरऑल आपने डिटेल्स को इस तरह से एंटर करना है कि वो सारी स्टोरी खुल के बता दे कि अच्छा ये हुआ, ऐसे हुआ, इस वक्त हुआ, इस वेपन से हुआ, इस पॉइजन से हुआ, इस तरीके से हुआ, ओवरऑल हर चीज़। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्दरमोर बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि ये एक एविडेंस है, जब हम सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सर्कमस्टेंस में एक बॉडी पड़ी है, दिख रहा है कि उसको पॉइजन किया गया, उसके आसपास वॉमिटिंग भी ट्रेसेस हैं, पिन भी मिल गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी टू डिटर्मिन कि क्या ये वाकई ही जो है वो उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, या वो सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो खुद से प्लान किए गए हैं, खुद से बनाए गए हैं किसी को फंसाने के लिए या किसी को मतलब किसी के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन करने के लिए। तो इसलिए हम प्रॉपर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी कोरोबोरेशन के लिए, तस्दीक के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, रीजनिंग और ग्राउंड को डिटर्मिन करने के लिए हम जो है वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्रेफर करते हैं, या उसको लाजमी करार दिया जाता है इन केस ऑफ द डेड बॉडी रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इसके अंदर हमने पढ़ा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर मीनिंग देखा, फिर डेफिनेशन देखा, फिर हमने देखा किन केसेस में कंडक्ट की जाती है, फिर हम देखा कि अगर कोई डेड बॉडी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लाई जाए तो उसके ऊपर क्या क्या आगे फर्दर प्रोसीजर होता है, मजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्म करता है, FIR लॉन्च करता है, बॉडी को भेज देता है एग्जामिनेशन के लिए। फिर हमने देखा इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि इसको एक ट्रेंड पर्सन परफॉर्म करेगा, सारे एविडेंस रिटन फॉर्म में होंगे, स्केचेस होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, रेडियोग्राफ्स होंगे, हर एविडेंस को प्रिजर्व किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होगी, कंप्लीट होगी, मेटिकुलस होगी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स देखे कि इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या, आइडेंटिफाई करना, डेटा रिकवर करना, कॉज ऑफ डेथ का पता लगाना, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ का पता लगाना, अगर कोई स्केलेटल बच गया है तो वो किस पर्सन का भी है या जानवर का, या किस चीज़ का है, ओवरऑल हर चीज़ को डिटर्मिन करना, और एट द एंड ऑफ द डे उसको कॉस्मेटिक अपीयरेंस देके उसके जो वारिसान हैं उन तक पहुंचाना। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स का हमने पढ़ा। फिर हमने रूल्स पढ़े
कि किन किन रूल्स को हम मद्देनजर रखेंगे, कि उसके बाद हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि उसके अंदर कोई गलती, कोई कमी कोताही ना हो। उसके बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस देख ली कि उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, वो एक कॉरबोरेटिव एविडेंस के तौर पर मोस्टली यूज़ होती है और एक रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने कंक्लूजन देख लिया कि ओवरऑल हमने इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डेड बॉडीज़ के केस में हम जो है वो प्रेफर करते हैं और इसका होना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम आइडेंटिफिकेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी कर सकें कि वैदा जो एक्यूज है वो गिल्टी है भी, इनोसेंट है, अगर गिल्टी है तो उसके बाद प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हो सके। इसी के साथ मैंने ये जो बेसिकली ये जो मैं नोट्स सिखाती हूँ आप लोगों को, ये इसलिए होते हैं ताकि आपको पता लग सके कि अगर हमने किसी चीज़ में फ्लो चार्ट्स बनाने हैं तो हमने कैसे बनाने हैं। आप जैसे देखें इसके अंदर मैंने अपनी जो चीज़ें बताई हैं वो मेंशन करके, क्योंकि मैंने उसको छोटी जगह पे कंसाइज करके लिखा है, तो इस तरह मैंने उसको एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के नीचे उसके 5 पॉइंट्स बना के उसको मेंशन कर दिया। इसी तरह जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके मैंने 6 पॉइंट्स बना के मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो जो आपका एग्जामिनर होता है, जैसे ही वो देखता है उसको फ्लो चार्ट नजर आता है, वो पहले ही देख लेता है अच्छा इस बच्चे को इस बारे में भी पता है, इस बारे में भी पता है, इस बारे में भी पता है, इस बारे में भी पता है। अब फ्लो चार्ट की डिफरेंट किस्में होती हैं, जैसे इसमें मैंने सर्कुलर में कर दिया, इसमें मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप इसको ब्लॉक की फॉर्म में, इसको किसी भी फॉर्म में करके उसके इधर उधर आप बुलेट्स दे के उसके अंदर आप लिख सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा इंप्रेशन ये है कि अगले को ये डायरेक्टली स्टोरी बता देता है कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दरमोर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।